वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे इग्नू जेईटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि अभी आपका जो पेपर हुआ था है ना, तो 31 जुलाई को। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लगभग इसका क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि जो टाइपिंग है आपकी है ना, कि उसके अंदर कितनी स्पीड मांगी गई है और लगभग आपको उसको कब से आपको शुरू करना है टाइपिंग को। तो उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अभी आंसर की कब तक आ सकती है, सारी चीजों को देखेंगे एक एक करके इस वीडियो के अंदर। अब आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं, तो उनकी लगभग यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी होती है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पे एक्चुअल कट ऑफ है। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये है यहाँ पर CSSL का 2019 के अंदर हमने यहाँ पे फाइन कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था। तो हमने यहाँ पर UR की बताई थी 235 और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर गई थी 237। यहाँ पर सिर्फ हमें 2 नंबर का यहाँ पर फर्क देखने को मिला था लगभग। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो हमने यहाँ पर बताई थी 232 और यहाँ पर 233 गई थी। वैसे ही हमने यहाँ पर एससी कैटेगरी की यहाँ पर हमने बताई थी 220 और यहाँ पे 219 गई थी। तो यहाँ पर लगभग वही जाती है जो हम यहाँ पर लगभग बताते हैं, उसी के अराउंड ही रहती है यहाँ पर कट ऑफ। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो हमने यहाँ पे 210 बताई थी, 208 गई थी। यहाँ पर भी सिर्फ 2 नंबर के फर्क देखने को मिला था। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पे 229 बताई थी, यहाँ पे 229 ही गई थी। तो लगभग यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बस 1 या 2 नंबर का यहाँ पर फर्क देखने को मिला था हमें। अब हम यहाँ पर रिसेंट एग्जाम की बात कर लेते हैं, जिसका अभी रिजल्ट ही आया था स्टेनो का। तो अभी अभी इसका रिजल्ट आया था हाल ही में। और अभी हमने इसकी बताई थी यहाँ पे 129.5 से 134.5 के बीच में और यहाँ पे 133 गई थी। तो रेंज के अंदर ही गई थी। वैसे हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की 128.5 से 132.5 के बीच में बताई थी, अब यहाँ पे 130 गई थी। ये भी रेंज के अंदर ही थी। बाकी सब लोग यहाँ पर बता रहे थे कि लगभग 140 प्लस जाएगी, काफी लोग यहाँ पे घबरा रहे थे। और काफी लोगों ने कहा था कि 138 प्लस या 140 प्लस जाएगी, लेकिन उतनी नहीं गई, जितनी हमने बताई थी उतनी ही गई। तो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की जो यहाँ पे कट ऑफ थी, वो यहाँ पे पूरा एक अनप्रेडिक्टेबल गई थी। बाकी यहाँ पे जो भी हमने प्रेडिक्ट करी थी, तो यहाँ पर वो ही गई थी जो हमने यहाँ पर बताई थी। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टेनो का रिजल्ट डेट भी बताई थी यहाँ पर, कि लगभग यहाँ पर 15 जुलाई के आसपास आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जो कि आप स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। और एक्चुअल रिजल्ट जो आया था वो आया था यहाँ पे 14 जुलाई को। सिर्फ एक दिन पहले ही आया था जो हमने यहाँ पर बताया था। अराउंड 15 जुलाई हमने यहाँ पे पहले से लिखा था। उसी अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर ईपीएफओ, एसएससी और स्टेनो की मैं हमने यहाँ पे एग्जाम डेट बताई थी। तो हमने ये बोला था या तो जुलाई एंड होगा, नहीं तो यहाँ पर अगस्त के अंदर आपके सारे पेपर कंडक्ट होंगे। तो एक्चुअल के अंदर भी जो स्केड्यूल आया है ना एनटीए के द्वारा, तो उसके अंदर भी यहाँ पर सारे पेपर अगस्त के अंदर ही कंडक्ट हुए। है ना, स्टेनो का शुरू में रखा गया और बाकी एसएससी का अगस्त के बीच में यहाँ पर रखा गया है आपका। है ना, तो हमने यहाँ पर ये वाली चीज भी आपको पहले ही बता दी थी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इग्नू जेईटी वैकेंसीज के ऊपर, कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर लगभग कितनी वैकेंसीज है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 200 है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करें, तो यहाँ पर देखो यूआर की 83 वैकेंसीज अवेलेबल है। और यहाँ पर एससी कैटेगरी की यहाँ पर 29 है, एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 12 है और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 55 है। और उसी तरीके से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अवेलेबल है यहाँ पर 21 वैकेंसीज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखो यहाँ पर हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो पेपर था वो किस तरीके से आया था आपका। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लगभग सारे सेक्शन थे, तो उनके अंदर एक ही तरीके के सवाल देखने को मिले थे। इसके अंदर एक ही सवाल के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर सवाल दे रखे थे। उन सबको सॉल्व करके फिर आपको चुनना था कि या तो ABC सही है या BCD सही है या CDE सही है। इस तरीके से आपके यहाँ पर ऑप्शन गिवन थे। तो काफी ज्यादा लेंदी हो रहा था, है ना। तो काफी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि इसके अंदर काफी स्मार्ट प्ले करना था आपको। आपको उसके वो पूरा सॉल्व नहीं करना था, आपको वो ही चीजें पहले सॉल्व करनी थी वो सवाल को पढ़कर, जिससे आप आंसर तक पहुंच सको। ठीक है, और आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े। आपको वहां पर दूसरे ऑप्शन जो थे वो आपको कट करने थे, है ना, उससे अकॉर्डिंग। तो ये काफी स्मार्ट तरीके से पेपर रखा गया था, है ना। अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे कई लोग सवालों के अंदर फंस रहे थे और वो ये नहीं देख रहे थे कि मैथ्स के अंदर यहाँ पर आसान सवाल भी है जिसके अंदर इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं गिवन है ना। तो काफी लोग उस चीजों में भी फंस रहे थे जो कि बीच में यहाँ पर गिवन थे या शुरू शुरू में भी गिवन थे, है ना, कुछ लोगों के। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ओवरऑल यहाँ पे जो एनटीए ने जो पैटर्न रखा था, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना था। तो अगर आप मान लो बीच में अगर आप दूसरा अटेम्प्ट करते, तो वो जो पिछला आपने किया था,
है ना? तो वो पूरा यहाँ से हट जाता। अगर आप यहाँ पे हिंदी अटेम्प्ट करते हो और पहले आपने इंग्लिश का रखा है, तो आपके जितने भी यहाँ पर मार्क्ड आंसर्स थे वो दिक्कत कर जाते आपके लिए, है ना? क्योंकि आपको एक ही अटेम्प्ट करना था वहाँ पर। और ये वाली चीज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी लिखी थी, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखी थी, जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे मिस आउट कर दी, वो थी यहाँ पर कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपको यहाँ पे सारे ही सवाल अटेम्प्ट करने थे, है ना? आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना था, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पेपर इतना लेंथी था कि उनसे यहाँ पर सवाल छूट भी गए, और अगर उन्होंने उन सवालों को छोड़ा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मान लो 10 सवालों को भी आपने अगर छोड़ दिया, तो अगर मान लो आपने इनको अटेम्प्ट किया होता और अगर आपके 3 या 4 तुक्के भी लग गए होते, तो आपको 3 या 4 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलते। लेकिन आप अगर एक लेंथी से सवाल को अगर आप सॉल्व करने में लग गए थे, है ना? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही कर पाते, लेकिन अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देते तो, और अगर आपके तुक्के लगते, है ना, जो भी आपने छोड़े थे, तो एटलीस्ट आपके 4 या 5 सही होने के आपके चांसेस होते हैं। तो काफ़ी स्मार्ट प्ले करना था जब भी आप इस ऐसे टाइप के जब आप एग्ज़ाम्स के अंदर बैठते हैं, है ना? लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस टाइप के पेपर्स के अंदर यहाँ पे जो चीटिंग होती है, वो यहाँ पे थोड़ी-सी रुक जाती है काफ़ी हद तक, है ना? क्योंकि सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाता है इस टाइप के पेपर। तो ये एक उस अकॉर्डिंग तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि इस टाइप का पेपर था, लेकिन जनरली अगर देखा जाए यहाँ पर लेवल के हिसाब से, लेवल यहाँ पे हाई था, है ना? सवालों का लेवल इतना हाई नहीं था, लेकिन जितना यहाँ पे लेंथी बन गया था पेपर, है ना? काफ़ी स्मार्ट तरीके से यहाँ पे पेपर को सॉल्व करना था। और उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, है ना? तो देखो, टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आपकी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 40 डब्ल्यूपीएम की स्पीड माँगी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इवन जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर, जहाँ पर हमने हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर एनालाइज़ किया था कि लगभग यहाँ पे कैसा रहा था, है ना, आपका पेपर। तो उसके अंदर भी हमने बताया था कि यहाँ पर जो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है काफ़ी हाई माँगी गई है, तो यहाँ पे 40 डब्ल्यूपीएम माँगी गई है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। इवन एसएससी की कोई भी पेपर के अंदर इतनी ज़्यादा हाई स्पीड 40 डब्ल्यूपीएम नहीं है, है ना? एसएससी, सीएचएसएल के अंदर भी लगभग यहाँ पे 35 डब्ल्यूपीएम माँगी जाती है ना? और अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ दूसरी, तो देखो यार, हिंदी के अंदर यहाँ पे 35 डब्ल्यूपीएम माँगी गई है, जो कि अपने आप में ज़्यादा है ना? हिंदी के लिए भी, तो आपको इसको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते आप इसको बीच में, है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आपको उसको अभी से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर की का आप वेट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप इसको उस टाइम करोगे जब आपका रिज़ल्ट आएगा और तब देखोगे, तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, अगर आप टाइपिंग के अंदर अच्छे नहीं हो तो। तो अब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर इग्नू जेईटी के अंदर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, तो लगभग यहाँ पे 60,000 के अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप हुए थे, है ना, आरटीआर रिप्लाई के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि लगभग यहाँ पे अप्रॉक्स अटेंडेंस कितनी रही थी, तो देखो, अप्रॉक्स अटेंडेंस यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि 40 से 45% रही होगी, है ना, क्योंकि लगभग इतना ही सुनने में आ रहा है कि लगभग इतने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे। और अगर हम वैसे बात करें, तो देखो लगभग यहाँ पर 10 गुना बुलाए जाएँगे, जो कि उस जगह भी लिखा था जो हमने यहाँ पे शुरू-शुरू में डिस्कस करी थी, है ना? वहाँ पर 10 गुना लिखा था ऊपर ही कि यहाँ पे 10 गुना बुलाए जाएँगे, आपके नोटिफ़िकेशन के अंदर भी यही गिवन है। हो सकता है वो थोड़े ज़्यादा बुला लें, लेकिन वो डिपेंड करता है ओवरऑल यहाँ पर एनटीए के ऊपर कि यहाँ पर वो कितने बच्चे बुलाने वाले हैं, ठीक है? अगली स्टेज के लिए, तो वो हमें भी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन के अंदर लिखा है, उसी अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर एक सेफ स्कोर को सेट किया है कि अगर आपके उससे ऊपर अगर आपके बन रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली आपको टाइपिंग की आपको शुरुआत करनी है, और अगर आपके उससे थोड़े से कम भी बनेंगे ना, क्योंकि अभी आपके आंसर की आई नहीं है। जैसे ही आपके आंसर की आएगी, तो उसके बाद अगर आपका उससे ऊपर स्कोर है, तो आपको डेफ़िनेटली आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी है, और अगर आपका उससे थोड़े से कम नंबर भी बन रहे हैं, तो भी आपको प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो अगर आपको ये लग रहा है कि आंसर की आने से पहले कि अगर आपके इतने या इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं, तो भी आपको प्रिपरेशन आपको अपनी जारी रखनी है टाइपिंग की, क्योंकि तब चांसेस हैं आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक-एक करके। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ओवरऑल यहाँ पर 2000 जो कैंडिडेट्स हैं, है ना? वो यहाँ पे बुलाए जाएँगे। तो यहाँ पे 10 गुना बुलाए जाएँगे, तो यहाँ पर 2000 निकल कर आता है फिगर। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ओवरऑल यहाँ पर जो अपीयर हुए थे, वो यहाँ पे 25,000 के अप्रॉक्स हुए होंगे, है ना? अभी तक अटेंडेंस का यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन लगभग इतना ही यहाँ पर हमें लग रहा है। और बाकी हमने यहाँ पर आरटीआर रिप्लाई भी लगाया था। अब हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल पेपर यहाँ पर का क्या रहा था, लेकिन इससे पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि लगभग यहाँ पे देखो मॉडरेट से टफ ही रहा था, है ना? और एक ही सवाल के अंदर यहाँ पे कई सारे सवाल थे, इसके अंदर से हमें चॉइस चूज करनी थी कि यहाँ पर कितने यहाँ पर सही है, एबीसी सही है, बीसीडी सही है। तो उस अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर काफी सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट करना था।
और काफ़ी स्मार्ट अप्रोच रखनी थी और अगर ऐसा लग रहा था देखते ही कि ये वाला सवाल टाइम टेकिंग होगा तो हमें उसको स्किप करना था और आगे वाले पे जाना था क्योंकि सारे सवाल मैथ्स के अंदर उस लेवल के नहीं थे। लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं रहता कि आगे आने वाले सवाल आसान होंगे या मुश्किल। तो पहले वो सारे लगभग देखने थे एक-एक बार क्लिक करके कि जो भी आसान लग रहा था उन्हीं को पहले अटेम्प्ट के अंदर या 1 गो के अंदर आपको करना था और किसी मुश्किल सवाल के अंदर आपको फँसना नहीं था, है ना? जो भी टाइम टेकिंग है या लेंथी है, तो आपको तब तक के लिए उसको स्किप करना था। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अप्रोच रखनी थी, है ना? इस टाइप के पेपर को सॉल्व करने के लिए। और मेन बात ये भी थी कि यहाँ पे जो एनटीए थी, उसने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर सेपरेट रखा था। तो एक अच्छी बात थी ये कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, तो देखो जनरली होता ये है कि जो इंग्लिश का ही पेपर जनरली पूछा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मान लो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन इस बार एनटीए ने ये वाली चीज़ अच्छी करी कि जिनको हिंदी का अटेम्प्ट करना है वो हिंदी का अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश का करना है वो इंग्लिश का कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, है ना, इस बार की। और अगर हम वैसे बात करें कि दूसरी चीज़ों की तो देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया था, आपका यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन के ऊपर भी यहाँ पे सवाल थे, है ना? और 2 या 3 भी देखने को मिले थे, है ना? और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन और इन सारी चीज़ों से भी सवाल थे जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन था पहले से। तो वहीं से ही पूछा गया है सारी चीज़ें। अब एक इग्नू जेईई एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक सेफ स्कोर देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी आंसर की वो लगभग यहाँ कब तक आ सकती है आपकी। तो यहाँ पर देखो एनटीए जो होती है ना वो यहाँ पर लगभग 8 से 10 दिन लेती है ना? जब एग्ज़ाम करने पहुँच जाता है आपकी आंसर की रिलीज़ करने में। बस यहाँ पर बीच में बस जेएनयू का जो पेपर हुआ था उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया था। बाकी अगर हम देखें जनरली तो लगभग इतना ही टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लगभग यहाँ पर आपके 7 अगस्त से यहाँ पर 11 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी आपकी आंसर की। और काफ़ी कम ही होगा इसके चांसेस कि वो इससे ज़्यादा डिले करते हैं ऐसे, है ना? कम ही चांसेस हैं उसके। बाकी लगभग आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इग्नू जेईई एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो देखो ये वाला वीडियो नहीं है लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की एक बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर हम आपको एक रफ आइडिया देंगे कि लगभग अगर आपके इस स्कोर के अराउंड अगर आपके बन रहे हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक देखो आपके आंसर की आई नहीं है। लेकिन अगर आपको तभी लग रहा है कि अगर आप जो हम अभी स्कोर बताने वाले हैं उसके अराउंड अगर आपका स्कोर रहता है ना, या रह सकता है, तो आपको डेफिनेटली अभी से आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा टाइम रुकना है आंसर के आने तक तो वो भी एक अच्छी बात है ना? तो लगभग देखो आंसर के आने के बाद जो हम यहाँ पर जो अभी हमने रफ आइडिया दिया है उससे यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा, है ना, सेफ स्कोर। अभी हम जो बताएंगे, है ना, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस होंगे और वो थोड़े कम ही यहाँ पर स्कोर जाएगा, सेफ स्कोर भी, है ना। अगर हम आंसर की वो देखेंगे, आंसर के आने के बाद देखो काफी जो हम सोचते हैं ना कि हमारे इतने बन जाते, वो थोड़े कम ही रह जाते हैं, है ना, मार्क्स। तो इस वजह से जो आंसर की आने के बाद भी हम एक और बार एक सेफ स्कोर के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो बना देंगे आपके लिए, है ना, क्योंकि लगभग यहाँ पर देखो गिरेगा ही स्कोर। लेकिन अभी जो लगभग सुनने में आ रहा है कि लगभग यहाँ पे लोग कितना स्कोर कर सकते हैं इस पेपर के अंदर, तो लगभग उस अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि लगभग अगर आप इसके अराउंड रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो यूआर की यहाँ पर अगर मान लो आपके 122 के अप्रॉक्स अगर आपके बन रहे हैं, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बन जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी है ना। तो देखो इसके अंदर जो वैकेंसीज है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कम है। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यूआर के अंदर सिर्फ 83 ही वैकेंसीज है। तो ये काफ़ी कम होती है अपने यहाँ पे और उसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बच्चे भी बुलाए जाएँगे 10 गुना तो भी यहाँ पे 830 ही निकल कर आता है। तो काफ़ी कम फिगर है, इस वज़ह से यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सेफ स्कोर वो भी यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है 122 प्लस, है ना? और आंसर के आने के बाद हो सकता है थोड़ा-सा यहाँ पर गिरे क्योंकि तब यहाँ पर मार्क्स जो होते हैं वो यहाँ पर कम हो जाते हैं यहाँ पर बच्चों के। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 120 प्लस की अप्रॉक्स अगर आपको लग रहा है आप स्कोर कर पाएँगे या उससे थोड़े से कम भी हो रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर टाइपिंग की आपको यहाँ प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ेगी क्योंकि 40 डब्ल्यूपीएम आ गई है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 112 के अप्रॉक्स अगर आपको लग रहा है आपके यहाँ पर स्कोर आएगा तो आपको डेफिनेटली आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए और आंसर के आने के बाद भी कर सकते हैं अगर आपको अभी इतना भरोसा नहीं हो तो। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 104 के अप्रॉक्स अगर आपके बन रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर टाइपिंग की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि तब चांसेस पूरे बनते हैं कि आप अगली स्टेज के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे।
और अगर हम यहाँ पर बात करें AWS कैटेगरी की, तो यहाँ पर 118 प्लस अगर आपके यहाँ पर बन रहे हो आंसर के आने के बाद, या अगर आपको वैसे ही लग रहा है कि लगभग आपके बन जाएँगे, तो इससे थोड़े से कम भी बन रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे टाइपिंग की प्रिपरेशन आपको रखनी है। क्योंकि देखो वैकेंसीज़ भले ही बहुत कम हो, है ना? लेकिन तब भी अगर आपके इस स्कोर के अराउंड अगर आपके इस पेपर के अंदर बन रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी आगे की स्टेज के लिए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।